नमस्कार। इंजीनियरिंग में करियर बनाने को इच्छुक हर स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि वो आईआईटी एग्ज़ाम क्रैक करे। कुछ वर्षों पहले जगदलपुर में ये संभव नहीं था, लेकिन आज ये संभव हो पाया है लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की बदौलत। इस संस्था से निकले कुछ छात्र आज आईआईटी में पास कर चुके हैं और अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हमने बात की इस संस्था के संचालक अजहर अली और सचिन पांडे से। सवाल करना चाहता हूं कि लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य का इतिहास आप बताइए। लक्ष्य ने किन मुश्किलों का सामना किया और जगदलपुर में इस मुकाम पर लक्ष्य की शुरुआत हुई थी 2015 में, है ना। मैं आईआईटी रुड़की से पढ़ के आया और अपने जॉब के कॉल लेटर का इंतज़ार कर रहा था। तब मेरी बहन के दोस्त का बेटा राजवीर नाम है उसका, वो भी उसका सिलेक्शन भी आईआईटी कानपुर में हुआ एमटेक से, एमटेक के लिए। तो वो मेरे को बोला कि भैया आप पढ़ाओगे क्या मुझको करके। तो मैं बोला कि ठीक है, पढ़ा के देखते हैं। मैं पढ़ाया नहीं था पहले कभी, तो फिर मैं उसको पढ़ाना चालू किया तो मुझको अच्छा लगा। तो उस समय मेरी अजहर से मेरी बचपन से दोस्ती है, हम लोग 3rd क्लास से साथ में। तो अजहर उस समय भाभा आईटीआई में प्रिंसिपल था। तो उससे बात होती रहती थी कि क्या करना है, मतलब कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में। तो वो भी चाहता था कि मैं एजुकेशन से जुड़ूँ, है ना। तो हम लोगों ने मुझको पढ़ा के भी अच्छा लगा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर से 2016 से कोचिंग चालू करेंगे करके। तो फिर अब हमको प्रीमाइसिस चाहिए था कि कहाँ क्लासेस लगाएं, क्या किए। तो बहुत जगह बात किए। तो मेरे चाचा हैं परेश पांडे नाम उनका पहचान थी बाल विहार गुजराती शिक्षण समिति से। तो उन्होंने हमको शिवेन सांघवी जी हैं, है ना, उनसे मिलवाया। और मतलब शुरू में उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था बाल विहार विद्यालय और गुजराती शिक्षण समिति का। मतलब ऐसा था कि शुरू के 4-5 महीने तो उन लोग हमसे किराया भी नहीं लेते थे। अच्छा। हमारी कोई इनकम भी नहीं थी, मतलब ऐसा 6 बच्चे थे। ये कब की बात है? 2016। जी। तो 6 ही बच्चे थे, 9th क्लास में वो भी। और मेरा ट्रांसफ़र हो गया था रायपुर। तो उस समय अजहर ही अकेले चलाता था, मतलब 6 बच्चों को पढ़ाता था। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र 3 महीने बाद वापस जगदलपुर हुआ, तो मैं वापस आया। फिर हम लोग पढ़ाना चालू किए। तो 7-8 बच्चे थे, 9 बच्चे थे 9th में और 6 बच्चे थे 10th में। और मतलब उस समय हम लोग ऐसा सोचते नहीं थे कि कैसे इनकम होगी, क्या होगा। बस हमारा टारगेट ये था कि हमको बेस्ट करना है और बेस्ट देना है। और 9-10th अपन अच्छे से करेंगे, बेसिक तैयार करेंगे। फिर उसके बाद वो बच्चा 11th में जाएगा, फिर वो बच्चा 12th में जाएगा। तब उसका बेस इतना स्ट्रांग होगा कि वो JEE का सोचेगा करके। ऐसा हमारा प्लान था। तो फिर 10th का 2017 में रिज़ल्ट आया। तो पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पास 10th में 8 बच्चे थे, जब आखिरी तक में 8 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे 10 CGP ले आए। अच्छा। तो फिर उसके बाद रिस्पांस अच्छा मिला, मैं भी जॉब क्विट कर दिया। अजहर तो पहले ही जॉब क्विट कर दिया था। ये तो 10th के भी टॉपर्स जो थे हमारे, वही कोचिंग से थे। और काफ़ी सारे बच्चे जैसे रौनक सांघवी हो गए और MVS दीपक हो गए। तो ये काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया था, इन्हें शहर के इन्हें अच्छे टॉप ब्रेन्स में से एक थे। और उसके बाद जैसे नेक्स्ट ईयर हम लोग आगे बढ़े तो ये 9th के बच्चे जो है वो जो 10th में गए, अगला जो सुहानी वाले हमारे बैचेस था। तो वो बैचेस में तो ऐसा था कि उसका जो 10th का रिज़ल्ट आया, यानी उसमें हमारे जितने बच्चे थे 14 या 15 बच्चों ने 90% से ऊपर स्कोर किए। और उसमें सुहानी और आर्यन ने तो ऐसे 98%, 97% ऐसे लाए थे, जिसमें यानी 15 सालों में तो ऐसा कोई यानी 10th में रिजल्ट नहीं आता था इतना हाई परसेंटेज, यानी 95-96 आते थे। 98-99% ऐसा लाना बहुत अच्छा अचीवमेंट था उन लोग का। और उसके बाद हम लोग फिर जो बच्चे हमारे 10th से 11th में आगे पहुँचे, तो उसमें जो उस बैच में हम लोग फिर JEE की जो मेन सिलेबस जो रहता है वो 11th से चालू होता है। तो मेन जिस पूछता है तो उसको हम लोग तैयारी कराना चालू किए। तो फिर वो 2 साल की तैयारी होती है, 11th-12th बच्चा पूरा पढ़ते जाता है लगातार। और तो उसके एंड में फर्स्ट ईयर में तो उतना अच्छा हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर भी उसके बाद वाला जो सेकेंड ईयर था, जिसमें हम लोग का अगले 12th वाला बैच जिसको एग्ज़ाम देना था, तो वो जो है आगे बढ़ा।
और उस बैच में अभी जो JEE का एग्ज़ाम होता है मेंस का, वो साल में इन्हें 2 बार होता है, यानी 1 साल के लिए 2 बार होता है। एक बार जनवरी में होता है और एक बार अप्रैल में होता है। तो इसी साल फिर जो जनवरी में 2 अटैम्प्ट हुए, उसी में हमारे बच्चे लोग जो थे उन्होंने 3 बच्चों ने क्लियर कर लिया, मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। फिर अप्रैल उसी में मेंस क्लियर कर लिया, तो एडवांस के लिए वो क्वालिफाई हो गए। तो फिर अभी जो एडवांस की पेपर हुई, अभी ये पेंडेमिक के समय तो बहुत डिले होके, तो फिर से जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें फिर प्रेरक ने JEE एडवांस जो था उसमें क्वालिफाई किया। तो यानी जगदलपुर में बहुत साल से ऐसा नहीं हुआ, यानी जो बच्चे हैं वो ओरिएंट करके बाहर जाते हैं कोटा और वहाँ से अपनी तैयारी करते हैं। तो ये इसलिए भी बड़ी बात है कि यहाँ से उन्होंने ऐसा निकाला। और एक तरह से आपने जगदलपुर में एक इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले जो IIT को लेकर के या JEE एडवांस को लेकर के कोई बच्चा हमारी जानकारी में क्रैक नहीं किया था। जी। और इसी में जैसे एक और स्टूडेंट था अनुराग, तो उसने तो जैसे 2 साल उसने जो फर्स्ट बच्चा था जो अपना तैयारी कर रहा था, जो पहला 11th-12th का बैच था उसमें वो था, तो उसने ड्रॉप लिया क्योंकि पहले साल उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया था मेंस और एडवांस में। तो वो जब ड्रॉप लिया और उसके बाद एग्ज़ाम दिया, तो उसका यानी उसके साथ इतना ऐसा हो गया कि उसकी किस्मत ऐसे बोलेंगे कि उस बार भी उसका सेकेंड ईयर भी अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को मोटिवेट करके बिट्स का एग्ज़ाम, जो टॉप 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी में, तो उसका एग्ज़ाम अलग से होता है, वो भी एक बहुत बड़ा माना जाता है, IIT लेवल का कॉलेज माना जाता है। तो उसका एग्ज़ाम को उसने क्रैक किया और उसमें 301 नंबर उसने लाए, तो जिसका आपसे उनकी काउंसलिंग अभी चल रही है और वो उसी MSc मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो उनको वो कॉलेज के लिए वो अप्लाई कर चुके हैं। इसमें एक सवाल ये निकल कर आता है कि आमतौर पर जो स्कूलों का जो सिलेबस होता है जो इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का, वो सिलेबस और ये एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए जो कितना मददगार साबित होता है? ये जैसे कि स्कूल का जो सिलेबस है और जो JEE एग्ज़ाम का सिलेबस है लगभग सेम है, लेकिन फ़र्क आता है डेप्थ में और प्रैक्टिस में। क्योंकि जो सवाल JEE में पूछते हैं वो आपका एनालिटिकल ब्रेन भी टेस्ट करते हैं कि आप कितने आसानी से, यानी कितने अच्छे से मैथ्स अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, और दूसरा ये भी देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है। तो जैसे बोर्ड की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये मैं ऐसा लेवल में अगर समझाना चाहूँ तो ऐसा हो गया कि रणजी और इंटरनेशनल क्रिकेट टाइप का फ़र्क रहता है। तो ये हाँ, वही मेरा सवाल ये था कि इसकी तैयारी कब से शुरू होनी चाहिए? वो है जैसे 8th हो गया, वहाँ से बेस जो है साइंस का चालू हो जाता है। तो जो भी स्टेम फील्ड्स हैं जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो अगर इस फील्ड में अगर बच्चे को आगे बढ़ना है तो 8th से पकड़ लेना है कि फील्ड इसमें जाना है, और फिर देख लेना है कि सबसे अच्छा कॉलेज कहाँ है जो हमको एजुकेशन दे सकता है, और तैयारी तब से मेन चालू कर देना। और 8 से भी नहीं, 6 से 7 से भी चालू कर सकते हैं अगर आपका विजन क्लियर है तो। और वही हमारे शहर के, अभी जैसे शहर भी हो गया, जो भी ये अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं किसी को बात आती है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स चूँकि यहाँ अवेयर नहीं है, पेरेंट्स को यूँ लगता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि जब बच्चा उनसे कहता है कि हमें ये JEE या एडवांस से मेन IIT क्रैक करना है, IIT एग्ज़ाम देना है, तो उनको एक कच्ची जानकारी होती है। तो वो मुझे ये जानना है, अब इस प्रोग्राम के माध्यम से आप पेरेंट्स को बताएं कि ये है क्या चीज़, व्हाट इज़ मतलब IIT ऑल अबाउट, क्या? इसका सही जवाब तो सचिन सर आपको दे पाएंगे, क्योंकि वो खुद IIT से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, IIT रुड़की से। तो इसका जवाब मैं उनको देने के लिए बोलूँगा। तो JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अच्छा। जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के लिए, मतलब इंजीनियरिंग का अगर किसी बच्चे को फॉलो करना है तो उसके लिए होता है। तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, IIT, NITs, तो उसमें अगर एडमिशन पाना है आपको तो आपको JEE करनी पड़ेगी। आप इसके लिए अवेयर रहिए, मतलब गलत एडवाइस मत लीजिए। कई क्या होता है कि कई बच्चे, मतलब ऐसा मिथ बना हुआ है कि हम अभी तैयारी नहीं करेंगे, हम 12th के बाद तैयारी करेंगे, ऐसा है ना। तो वो चीज़ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल, मतलब टाइम निकल जाता है। तो आप अगर जितनी जल्दी, अगर अब आपका बच्चा कभी आपको बता रहा है कि हम मुझको ऐसा करना है या मैं ऐसा सुना हूँ, तो वो आप किसी प्रोफेशनल से ही जाके कंसल्ट कीजिए। असल में क्या कि बहुत सारा मिथ है इसके अराउंड कि आप पहले 12th अच्छा कर लीजिए, स्कूल में अच्छा कीजिए तभी अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ करना है, बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो छोटी एज से ही तैयारी चालू करनी पड़ती है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक अंदाज़तन जैसे कितना बजट का खर्चा आता होगा इसमें, इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में? बहुत मिनिमम हो गया है। कई सारे सोर्सेस हैं जिससे आप फ्री में भी ऐसी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या रहता है कि पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, और 1-1.5 लाख रुपए लगेगा अगर आप
छोटे से कर रहे हैं तो मतलब 9-10 से कर रहे हैं तो अगर सही जगह से कर रहे हैं तो, और बाकी आप कोटा वोटा जाएंगे तो वहाँ तो एक ही साल की फ़ीस 2 लाख हो जाती है, और बाकी हमारे यहाँ तो बहुत ही मिनिमम फ़ीस है। अच्छा, स्टडी मटेरियल की बात करें तो आप स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करते हैं, और क्या आपके पास अपनी लाइब्रेरी है या और स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल हम लोगों ने खुद ही बनाया है, है ना, कि ताकि हम बच्चों को बता सकें कि ये करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। और बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप NCERT अच्छे से सॉल्व करो। NCERT एग्जाम्पलर होता है, और स्टैंडर्ड बुक प्रीवियस ईयर्स JEE क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर्स JEE क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, NTA का खुद का सोर्स आ गया है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो आपका ये पूरा सिलेबस का जो कोर्स होता है, मतलब ड्यूरेशन होता है, वो कितने समय का होता है? JEE एग्जैक्ट आप JEE का देखेंगे तो वो 2 साल तो मिनिमम आपको लगते हैं, है ना। कोचिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब कोचिंग में। हाँ जी, कोचिंग में ड्यूरेशन अभी ऐसा है कि हम लोगों ने 9-10th में एक एकलव्य बैच है वो चालू किया है, तो वहाँ पे अभी जैसे जो 9th का बच्चा है उसके लिए 4 साल, हम 4 साल में उसकी तैयारी कराने वाले हैं, और जो 10th का बच्चा है उसके लिए 3 साल। तो बाकी ये रहता है कि लेट हो जाता है, ये हमको 2 साल में पता चला कि लेट हो जाता है। स्टार्ट जैसे अगर करते हैं 11th पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है, खासकर जगदलपुर शहर में उतना माहौल नहीं है, बच्चा शुरू से ऐसा सब सोचता नहीं है, ओलंपियाड्स की तैयारी नहीं करता, NTSC की तैयारी नहीं करता, तो उसकी माइंड फ्रेम वैसा नहीं बना रहता। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने 9th और 10th में भी चालू किया है, और इस साल से मतलब 8th भी उसी मोटिव को पॉइंट ऑफ व्यू रख के चालू किया गया है, कि ताकि जितना टाइम मिल सके आपका ब्रेन डेवलप होने में उतना आप ले सकें। मतलब क्योंकि लॉकडाउन का ये दौर चल रहा है, 5-6 महीने से जो क्लासेस और एक्टिविटीज सारी बंद है, तो आप लोगों को जो एजुकेशन है वो किस तरह से दे पा रहे हैं? तो इस समय जैसे पेंडेमिक का दौर चल रहा है सब तरफ, तो हम लोग ने भी शुरू में ऐसा किया कि वेट कर लेते हैं कि 1-8 महीने में ये क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम लोग बच्चों को स्टडी मटेरियल देख के उनको अप्रोच कर रहे थे, लेकिन फिर देखा कि अब ये सिचुएशन तो ऐसे क्लियर नहीं होने वाली, तो उसके बाद हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया। तो हम लोग ने बैचेस बांट दिए, सब बच्चों को टाइम बांट दिया, और उसके हिसाब से हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप तो हमेशा से चलता आ रहा है डाउट क्लियरिंग के लिए बच्चे लोग के लिए। तो उसी ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, जूम की लिंक भेज देते हैं, तो बच्चे उसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसमें वाइट बोर्ड ऐप होता है जिसमें हम लोग उनको पढ़ाते हैं, तो जैसा वो घर में बैठ के मोबाइल पे देख के जैसा एक क्लास में इंटरेक्शन होता है वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। हमको बच्चों का चेहरा दिखता है, बच्चे हमको देख सकते हैं, हमारा भी कैमरा में चेहरा चलते रहता है, प्लस वाइट बोर्ड में हम वो पढ़ाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम ऐसे टाइप की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों को अभी टाइम ज़्यादा मिल रहा है, कि बच्चों को भी अभी स्कूल से उतना बर्डन नहीं है ज़्यादा, तो पढ़ाई में क्या हो रहा है, इफेक्टिवली अपन आगे पढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग अभी चला रहे हैं, और अभी भी ये कंटिन्यूसली चल रही है। हम लोग एक 8th का बैच है, 9th का बैच चल रहा है, 10th का बैच है, 11th का बैच और 12th का, यानी ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो एक बैच में जब ऑफलाइन हम क्लासेस की बात करें तो कितना आपके स्टूडेंट्स होते हैं उसमें? जी, जैसे पहले साल तो कम थे, उसके बाद जैसे मैक्सिमम कैपेसिटी में ऐसा रहता है कि हमारे पास 9th में 40 बच्चे रहते हैं, जिनको हम 2 बैचेस में डिवाइड करके पढ़ाते हैं, और 10th में भी ऐसे ही करते हैं, 40 बच्चे 20-20 का हम लोग बैच बनाते हैं ना, 20 बैच की क्वांटिटी रखते हैं। और 11th-12th में जो जितने तैयारी करने के हिसाब से हमारे जमा होते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है उनका ओरिएंटेशन बाहर की तरफ हो जाता है, तो 9-10 में बच्चे लोग कम आते हैं, 10th के बाद इन्हें 11th में जो JEE का, क्योंकि उनको बेसिकली अभी तक कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं था या कुछ नहीं था, तो लोगों को लुकअप करने के लिए कुछ था नहीं, तो उसके हिसाब से हम लोग 10-12 बच्चों का बैच बनता है, 11th-12th का जो JEE का जो बैच बनता है। ऐसा ऑनलाइन में जाहिर है बैच का कोई लिमिटेशन तो? जी, बैच का कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि हम इंटरेक्टिव, जैसे नॉर्मल क्लास इंटरेक्टिव रहती है वैसे ही हम कोशिश करते हैं इंटरेक्टिव होने की, कि बच्चे से पूछे आपको समझ में आया कि नहीं, बच्चा वहाँ से रिप्लाई करता है आप समझ में आया, तभी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल निकलता है कि लक्ष्य की भावी योजनाएं क्या है? जी, भावी योजना के पीछे भी एक कहानी है ना, कि एक बार क्या हुआ था, एक प्रियांशु बेहरा करके लड़का था, है ना, वो 9th क्लास में पढ़ने आया मेरे पास। तो वो जब आया तो उसके पापा बोले कि यार ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको आप अभी से JEE की 11th क्लास में बिठा के तैयारी करिए। तो मेरे को लगा कि नहीं ऐसा तो होता है, पेरेंट्स लोग मानते हैं, कई पेरेंट्स मानते हैं हमारा बच्चा बहुत होशियार है, ऐसे ही होगा करके। तो फिर एक और सर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, निकेत सर, वो उस दिन बताया मेरे को, यार ये बच्चा तो सब जानता है। मैं बोला ठीक है, उसको फिर 11th क्लास में बैठाला मैं। तो 11th क्लास में बैठाला, तो जब मैं ही ले रहा था क्लास, तो उससे मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूछा, तो वो जल्दी जवाब दे दिया। तो मैं एकदम दंग रह गया कि मतलब 9th के स्टार्टिंग का बच्चा 11th क्लास की चीज़ें बता रहा है, मतलब आश्चर्यजनक था, मतलब मैजिक जैसा लगा मुझको। तो मैं उससे पूछा कि यार कैसे किया, तो बताया मेरे पापा पढ़ाए।
मतलब मैं पूछा कैसे पढ़ाए, तो वो बोले कि मैं ऐसे पढ़ाई कि मैं जब 6th में था तो 6 का सिलेबस कवर हुआ तो रुके नहीं पापा मेरे, 7th पढ़ा दिए, 8th पढ़ा दिए, 9th पढ़ा दिए, 10th पढ़ा दिए, अब वो 11th पढ़ाना चालू कर दिया, ऐसा हुआ। तो फिर मैं सोचा कि यार ये असल में हो सकता है क्या करके। तो फिर मैं घर आया, मेरी 2 बहनें हैं, छोटी छोटी बहनें हैं, मैं उनको पढ़ाना चालू किया, है ना। तो मैं भी उनके साथ ऐसा किया कि 6th का पढ़ाई हुआ तो 7th का पढ़ाना चालू कर दिया, 7th का पढ़ाई हुआ तो 8th का चालू कर दिया। और ऐसा होता है कि छोटे क्लासेस में ना टाइम बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों के पास, और वो अचीवेबल रहता है, वैसा ब्रेन डेवलप होने का पूरा चांस रहता है, जो आम एजुकेशन सिस्टम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो उस पर हमारा पूरा फोकस है कि हम ऐसे बच्चे, है ना, ऐसे मैं अभी नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे बच्चे हमारे पास अभी हैं 3 4 5 बच्चे ऐसे जो अपने एज से आगे का पढ़ना चालू कर दिए, और कोई उनके पर प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बड़ा एंजॉय करके पढ़ रहे हैं। तो और मुझको ऐसा लगता है, मतलब हमको ऐसा लगता है कि कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कई सारे अच्छे बच्चे बच सकते हैं। बच्चे को उनकी पेस में पढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा, उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाना जरूरी रहेगा। कि जैसे अभी का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें होता क्या है कि बच्चों के पेरेंट्स भी, बाकी टीचर्स भी ओरिएंट हो जाते हैं मार्क्स की तरफ, सीख रहा है क्या सीख रहा है बच्चा, उसमें फोकस नहीं रहता। जैसे अब सपोज एक बच्चा 6th में पढ़ रहा है, वो 6 से 7th में पहुंच गया, उसके 80% नंबर आए। अब क्या होता है, कई कॉन्सेप्ट जो होते हैं छोटी क्लासेस से चालू हो जाते हैं, मैथ्स के जो हो गया बेसिक चीज़, तो वो क्या आता है वहाँ उसका गैप आ जाता है कि वो जो डिफिकल्ट चीज़ है उसको प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन वो बोला अरे 95% तो आ गए मेरे, यानी मेरा क्लियर है, लेकिन वो चीज़ छूट गई। अब वो चीज़ 7th में उसके ऊपर बिल्टअप होने वाली जो चीज़ थी वो छूट गई, फिर 8th में वो छूट गई, 9th में वो छूट गया। तो ऐसे करके छूटते जाता है। तो ऐसा है कि इमारत बनी है उसमें बहुत गैप्स हैं, और वो फिर 11th 12th का इतना जैसे हाई लेवल रहता है, जैसे JEE का जो कॉन्सेप्चुअल लेवल रहता है वो इतना हाई लेवल रहता है कि वो पूरी इमारत फिर बैठ जाती है, जो गैप्स नहीं चलेंगे। जी। तो उस हिसाब से हम लोग वो ब्रिक्स कैसे पूरे भरा जाए बच्चों के, उस पर फोकस करके हम लोग ये प्लान बनाए कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जहाँ से मेन टेक्निकल चीज़ चालू हो रही है 6 से, जो मैथ्स अच्छा होना चालू हो जाता है, उससे पहले तो बेसिक रहता है, तो 6 से हम लोग बच्चों को हिट करेंगे और उनको लेवल के हिसाब से पढ़ाएंगे। जैसे बच्चा अगर एक लेवल आगे बच्चा पढ़ाई किया और उसे एक लेवल आगे क्रॉस तभी करेगा जब वो पूरी चीज़ें जो ब्रिक्स हैं उसके कवर हो जाएं। और मेन हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे लोग को इसके लिए तैयार करें कि सिर्फ टेक्निकल में जाओ, कि आप स्टेम फील्ड्स में जाओ, यानी हम लोग का ये बच्चा रहेगा कि 6 से बच्चे लोग का रुचि दिखने लगता है कि किस फील्ड में उन लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबके लिए पुश करें। भाई किसी बच्चे को जैसे कुछ स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना है तो उसको भी ये बता सकें कि आपको क्या अप्रोच करना है, क्या होता है, क्या करना पड़ेगा, यानी बच्चा यानी सीरियस हो जाए कि मेरे को आगे जो प्रोफेशनली करना है या जो भी चीज़ करना है उसके प्रति सीरियस हो जाए, वो एंटरटेनमेंट के या शौक के रूप में मत रह जाए। तो वो हमारा विजन वो है कि हम लेवल वाइज पढ़ाएं, जो बच्चा की कैपेबिलिटी, जिस बच्चे की जितनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो बेस्ट करे, ये हमारा पूरा मकसद है। और किसी ऐसा हमारा ये भी एम नहीं है कि हम खाली मैथ्स और साइंस के फील्ड में उसको पुश करें, हमारा एम रहेगा कि हम पूरे ब्रॉडर वे में लें और उसको उसकी बेस्ट पोजीशन पे पहुंचा सके, और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और ये आपको भविष्य में दिखेगा। बिल्कुल। लक्ष्य में मेडिकल की भी पढ़ाई होती है जी, नीट वगैरह? जी, जैसे हमारे पास प्राइमरी बायो के टीचर जो नहीं है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसकी तैयारी हम लोग नीट की भी कराते हैं। एक चीज़ एक पॉइंट बस और ऐड करना चाहूँगा, तो वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अगले साल से हम लोग पूरी कोशिश रहेगी, अगर कोरोना पेंडेमिक ख़त्म हो गया और ऑफलाइन हम चालू करेंगे तो हम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू शहर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो इंडिया में शायद किसी ने नहीं किया है नेक्स्ट ईयर। तो हमारी उम्मीद है आपके सारे सपने साकार हों और सारी जो आकांक्षाएं हैं, सारी उम्मीदें हैं वो पूरी हों। धन्यवाद। थैंक यू।